नमस्ते बच्चों। हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी फ्रॉम द मोनार्की। कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म आया। फ्रेडरिक सेरियू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस ने बहुत पहले रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म गेन कर लिया था। लुई 1674 में वहाँ राजा बना। लुई 16 जब फ्रांस का किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग था। लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी जिससे लुई 16 ने मैरिज की। नाउ this is the procession of marriage between Louis XVI and Marie Antoinette. These were two different dynasties. लुई 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था जो बहुत भव्य महल था और मैरी एंटोनिटी के 3 बच्चे थे। ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। द पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे जो पब्लिक को टैक्सेस के तौर पर देने पड़ते थे। उस समय फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था और अंत में ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट करना पड़ा। इससे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया था। नाउ फ्रांस वाज इन डेप्थ। उस कर्ज को पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज़ और थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल में। So this is Palace of Versailles and this National Assembly meeting is going on in 1789. Now इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग तो बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बहुत कम मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट में भी जो बिग बिजनेसमैन थे उन्हीं को आने दिया गया, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को नहीं आने दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे और उसका लाभ फर्स्ट स्टेट यानी पोप और चर्च के लोग और सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटीज़, सामंत, दरबारी और राजा लोग उठाते थे। इस तरीके से पूरे यूरोप में लगभग ऐसा ही सिस्टम था। फ्रांस में भी ऐसा ही था। दिस इज़ द ड्रेस कोड ऑफ वेरियस स्टेट्स पर्सन, चर्च, नोबिलिटीज़ एंड द थर्ड स्टेट पर्सन्स। थर्ड स्टेट पर्सन टैक्स में दबा हुआ था और वो पूरा लोड उठाता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लीजर लाइफ का। नाउ थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली की बैठक में और वो वहाँ से वॉकआउट कर गए और वहाँ से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था और वहाँ पर एबे सीज और मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाई किया। ये भी मिराबियो भी एक नोबल फैमिली का था जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवॉल्यूशनिस्ट था। उस समय फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था और महामारी की ओर बढ़ रहा था तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट था, वो सरकार के विरोध में आ गए। औरतें बेकरी में लंबी लंबी क्यू लगाए रहती थीं ब्रेड के लिए, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी।
खाद्यान्न का भी अभाव था। जो बड़े बड़े नॉबेलिटीज़ थे, सामंत थे, वो टैक्स लिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो उसको स्पाइडर बताया गया है, और जो टैक्स दे रहा है उसको एक इंसेक्ट बताया गया है। नाउ ड्यू टू दिस देयर वाज ए रिवोल्यूशन इन फ्रांस एजिटेटेड बाय कॉमन पीपल, दे हैव डन एजिटेशन। नेशनल असेंबली जो मीराबियू एबे सेबी ने की, उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस बना। सो दैट इज़ मैरियानी, और मैरियानी वहाँ की राष्ट्र की देवी थी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रेड कलर की कैप, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज़ किए गए, और ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। देयर वर ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियाँ, ये सारे, एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज़ किए गए। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा। तो लुई 16 वही करता था जो नेशनल असेंबली कहती थी, बट उसने दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार डिसमेंटल किया, कई बार भंग किया, ध्वस्त कर दिया, ऐसा 17 बार उसने किया। तो नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी। नाउ देयर इज़ द फ्रांस, ब्लू कलर में फ्रांस का मैप दिखाया गया है, उसके ठीक बगल में येलो कलर का ऑस्ट्रिया है। सो दिस इज़ द ये सिंहासन है जिसमें लुई 16 और मैरी एंटोनिटी की मैरिज हुई थी। सो इट वाज ए वेरी लीजर्ड पैलेस। अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिन कर दिया गया। हिज हेड वाज चोप्ड, एग्जीक्यूटेड। नाउ दीज वर द टेनिस कोर्ट ओथ जिसमें मीराबियू और एबे सेबी ने हिस्सा लिया और शपथ ली। These are John Locke and Rousseau. These were two philosophers जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। हर एक को आज़ादी मिलनी चाहिए और राजा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जॉन मारत, it was also a lead role player in French Revolution. Women also participated in French Revolution. They had a meeting at various places for this. French Revolution was a power of common against nobilities. So there were riots, there were revolts against nobilities. Buildings were burnt. जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जलाई गई। पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। बास्तील जेल पर अटैक किया गया 1789 में और उसके हथियार लूट लिए गए। 1789 में ही स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसी समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्तील जेल पर हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने, एजिटेटेड लोगों ने वहाँ हमला किया और हथियार लूट लिए टू रिवोल्ट अगेंस्ट नोबिलिटीज़। Now this is a revolutionary woman, Olympie de Gouges। रॉबेस्परे उस समय एक जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज़ और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था जिसके मेंबर की ड्रेस इस तरीके की थी। सो दिस वाज द ड्रेस कोड ऑफ जैकोबिन्स क्लब। ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी पीपल का क्लब था जो नेशनहुड पे यकीन रखते थे कि देश को नेशन बनाना है, किंग के अंडर में नहीं होना चाहिए, पीपल कैन रूल। दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्परे जो इसका एक मेंबर था। नाउ द मारत वाज आल्सो ए रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। रॉबेस्परे ने लुई 16 का सर काट दिया और खुद एज ए कन्वेंशन
कन्वेंशन उस समय की एक संस्था बनाई गई जिसका ये अलोन लीडर था और उसने वहाँ पर सभी नॉबिलिटीज़ को मरवा दिया। दैट इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर ऑफ 1793 टू 94। और अल्टीमेटली लुई 16 का सर काटा गया। फिर लोगों ने त्रस्त आकर रॉबेस्परे का भी सर गुलोटिन कर दिया, वो भी काट दिया। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। सो दिस इज गुलोटिन, जिसमें ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा गिराया जाता था और सर उछल कर दूर गिरता था। सो लुई 16 वाज गुलोटिनाइज्ड, रॉबेस्परे गुलोटिनाइज्ड। उसके बाद वहाँ डायरेक्टरी आई जो 5 लोगों की संस्था थी। तो 5 लोग मिलके अब वहाँ शासन चलाते थे, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय सही समय पे नहीं हो पाता था। सो डायरेक्टरी वाज फेल्ड टू रूल। तो पहले किंग था, एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहाँ पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। He was very ambitious leader and good orator. He was a believer of expansion of territories and modernization. He has done some modernization in Europe that is named on behalf of him. He proclaimed in a procession as a as a ruler of France. So उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के 80% टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट हाउ ही एनकाउंटर्ड द स्टैचू। सो दिस इज द रीजन विच इज इन ग्रीन कलर. It is captured by Napoleon. Most of the region of Europe was Russian. Other than Russian Empire, it was all captured by Napoleon. And modernization was also done. But on the other side, heavy taxes were levied on common people. This is how Napoleon defeated in Waterloo. So रशियन फोर्सेस से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है। इसमें नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई, नेपोलियन डिफीटेड, एंड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज विच वर वन बाय नेपोलियन वर नाउ हैंडेड ओवर टू अलाइड फोर्सेस, जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया की थी। प्रूशिया आजकल जर्मनी कहा जाता है। अंत में नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन वाज एग्जाइल्ड एंड इट लीडेड टू डेथ। सम आर टेलिंग दैट द नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट में अब फिर से जो शासन था वो कंजर्वेटिव रिजाइम के हाथ में आ गया और एलाइड फोर्सेस ने 1815 में नेपोलियन से संधि की। दैट इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना की संधि में नेपोलियन को हटा दिया गया और लुई 18 को वहाँ का राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में साइन की गई, नेपोलियन को देश निकाला दिया गया। एंड दिस इज अदर पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहाँ के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड ट्यूलरीज, दीज वर द टू पैलेस इन पेरिस, फ्रांस। सो इनकी भव्यता को आप देख सकते हैं। दिस इज पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. इट वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाई फ्रेंच पीपल इन सेकेंड रिवोल्यूशन. So such was the magnanimity of Palace of Versailles. Still, it is a worth seeing place. Now you can see the interior of Palace of Versailles, how magnificent it is. So this is interior of Palace of Versailles.
दिस इज द सीन इन विच लुई 16 वाज ट्रायल्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि उसने टैक्स बढ़ाने के लिए कहा था, तो नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, उसको अपने अंतर्गत काम करने के लिए बोला, तो उसने ठीक से काम नहीं किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फिर उसके बाद आया, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गला काट दिया गया। फिर नेपोलियन उसके बाद आया। नेपोलियन ने टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को जीत लिया, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एलाइड फोर्स बनाकर उसे हटा दिया। ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन ने सुधार के नाम पर कैसे लोगों पर अत्याचार किए। एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटिश, रशिया, सब ने मिलकर जर्मनी की पावर को कर्ब किया और उससे जीते हुए क्षेत्र वापस छीन लिए गए। अल्टीमेटली चार्ल्स 10, so after Louis 18, last figure was of Louis 18 and this is Charles 10, became the king of France। चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब वहाँ राजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्तील जेल का है जो 1789 में था, और ये सेकेंड रेवोल्यूशन जुलाई 1830 का है। नाउ लुई फिलिप वहाँ का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 रिवोल्यूशन के बाद, और वहाँ का लास्ट राजा नेपोलियन 3 बना। उसके बाद नेपोलियन 3 के बाद फिर से फ्रांस में थर्ड रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद फ्रांस फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन बास्तील जेल का है, सेकेंड रिवोल्यूशन जुलाई 1830 का है, और थर्ड रिवोल्यूशन नेपोलियन 3 के समय का है, जो लास्ट किंग था। नाउ यू कैन सी ट्यूलरीज पैलेस पर लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। सो ट्यूलरीज पैलेस पर अटैक यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो वहाँ का एक दूसरा महल था, एक प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज था और एक पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, तो इन पर लोगों ने अटैक किया। एंड दिस इज नाउ ए म्यूजियम, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज इन फ्रांस, पेरिस, वर्थ सीइंग। दिस इज ए ओवरव्यू ऑफ द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। Versailles is more magnificent, so it is magnanimous. So both the palaces were pertaining to French rulers. Here you can see after in 1848 the डेपुटीज, जो मुख्य लोग थे, उनकी असेंबली हो रही है कि किस तरीके से फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। ये एक पिक्चर दिखाया गया है कि असेंबली ऑफ स्टेट जनरल जो लुई 16 ने बुलाई थी, कैसे कॉमन लोग वहाँ नोबिलिटीज़ और जो सामंतवाद थे उनका बोझ उठाते थे। ये दिखाया गया है पिरामिड ऑफ कॉमर्स से। फीमेल का किस तरीके से वहाँ कंट्रीब्यूशन था फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, इस चित्र में आप देख सकते हैं। वहाँ जो न्याय था उसमें फैट लोगों का फैट कैसे काट के कम किया जाता था, सच वाज ए ब्लाइंड जस्टिस। सो एट द टाइम ऑफ कंजर्वेटिव राजा लोगों को पसंद करते थे। ये फीमेल का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये कंजर्वेटिव्स हैं जो कह रहे हैं कि आप जितनी देर तक चाहें सोच सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार आपको नहीं है। सो दीज वर सपोर्टर ऑफ मोनार्की। वो ये सोचते थे कि कॉमन पीपल शासन नहीं कर सकते, उनमें एबिलिटी नहीं है, राजा को ही शासन करना चाहिए। नाउ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, एज ऑफ बिस्मार्क, यहाँ के मिनिस्टर बिस्मार्क ने इसमें बहुत योगदान दिया। इट इज़ फ्रॉम 1815 to 1871 दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज़ टेकन प्लेस। जो पहले का प्रूशिया है वही जर्मनी बन गया, और उस समय 39 स्टेट्स थे जो एक तरीके से यूनिफॉर्म इकोनॉमी में थे। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 39 स्टेट्स, उन सबको जर्मनी
में किया गया, एकीकृत। ग्रिम ब्रदर्स ने इसमें फॉक टेल्स इकट्ठा की और लोगों को जागृत किया कि कैसे राष्ट्रीयता आ सकती है। द कॉमन एथिक्स, द कॉमन कल्चर, पीपल कैन बी जर्मनी, दैट इज द नेशन जर्मनी। कैसर विलियम टू वहाँ का किंग था जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कैसर विलियम टू, द किंग ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया ने ही जर्मनी को एकीकृत करने की, यूनिफाई करने की कोशिश की। दिस इज सेंट पॉल चर्च वेयर द मीटिंग ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली वाज हेल्ड। सो ये सेंट पॉल चर्च का ओवर व्यू है जो बर्लिन में प्रेजेंट है। सो नाउ इट इज़ द इंटीरियर व्यू ऑफ सेंट पॉल चर्च, जिसमें वहाँ के 831 इलेक्टेड मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। So these were the concept of contribution of Grimm brothers who contributed a lot towards unification of Germany. फॉक टेल उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीज़ें इकट्ठा की, इस तरह से जर्मनी को किया। सो दीज वर द फिलोसफर हु हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट। दिस इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च। अभी पीछे के चित्रों में दिखाया गया कि सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट सिटी में था। वहाँ पर एक जर्मेनिया की बहुत बड़ी तस्वीर लटकाई गई कॉटन में, और ऑटो वन बिस्मार्क इट वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, तो जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मदद की। दिस इज द एलिगरी ऑफ नेशन जर्मेनिया, तो एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, देवी के रूप में। एंड दीज वर द सिंबल यूज्ड टू फ्री जर्मनी। जर्मनी ने फिर प्रूशिया के, कुछ रशिया के और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर यूनिफिकेशन किया। दिस इज़ द एलिगरी। ये एक कैनवास पेंटिंग बनाई गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई जिस समय वहाँ पर 831 इलेक्टेड मेंबर्स अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो ये लटकाई गई और वहीं ये शपथ ली गई, ओथ ली गई कि हम जर्मनी को, जिनका कॉमन एथिक्स है, एकीकृत करेंगे, यूनिफाई करेंगे। एंड अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल टू along with the contribution of Otto I Bismarck, Germany was unified. Otto I Bismarck was a kind of the tyranny leader, जो दूसरों पर अत्याचार करता था वहाँ के पार्लियामेंट पर भी। एंड अल्टीमेटली इट इज़ द डिप्रेशन टाइम ऑफ द जर्मनी वेयर जर्मेनिया वाज shown weeping. This is the unification of Germany, the procession, the grand procession which has taken place. Now, Reichstag, Berlin, Germany is the new building where the French Parliament is nowadays held. So, this is the Reichstag Parliament. Germany Parliament को Reichstag Parliament भी कहा जाता है। This is the grand building of that, जो कि 1999 में बनकर तैयार हुई। So it is all overview of that French Parliament known as Reichstag Parliament. This is the place, on the name it is said. This is total territory of Germany within Europe. कंजर्वेटिव और लिबरल्स में अंतर था कि कंजर्वेटिव चाहते थे कि राजा लोग शासन करें, लिबरल चाहते थे कि लोगों के हाथ में पावर आए। तो इन दोनों का रिजाइम अल्टरनेट फ्रांस में रहा। फ्रांस में कभी लिबरल्स आए तो कभी कंजर्वेटिव्स आए। नेशन की क्या अवधारणा है, अर्नेस्ट रेयान ने अपने नोट में, आपकी बुक में दिया है कि व्हाट इज़ द नेशन। इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडीवर। लोगों ने जो मेहनत की है, संघर्ष किया है, साझा संघर्ष, उसके बाद एक नेशन बनता है। सो द लिबरल्स
सम ऑफ द लिबरल्स, जैसे हम देखते हैं कि लुई फिलिप एक लिबरल था और चार्ल्स टेन एक कंजर्वेटिव था। सो इस तरीके से वहाँ पर अल्टरनेट शासन होता रहा लिबरल और कंजर्वेटिव का। ये यूनिफिकेशन है और जनरल कन्फेडरेशन, यूनियन कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है कि 39 कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है जिसे जॉल्वरीन कहा जाता है, उसका कन्फेडरेशन है। कार्ल वाकर वॉज ए जर्नलिस्ट जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। अल्टीमेटली जनरल नेशनल असेंबली, जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, उसने विलियम फोर से बोला कि आप हमारे अंडर में शासन करें, लेकिन इसने मना कर दिया और केसर विलियम वन लास्ट में जर्मनी का किंग बना। ये प्रूशिया का राजा था और केसर विलियम वन लास्ट में जर्मनी का किंग बना, क्योंकि प्रूशिया ने ही जर्मनी को एकीकृत किया था, तो प्रूशिया ही जर्मनी कहलाया और सारे कंट्रीज़ ने मिलकर एक कमेमोरेशन, एक यादगार बॉक्स बनाया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूरोप में एक घटना ने दूसरे को प्रभावित किया और इटली में भी इसी तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। गुसेपी मजीनी, जिसने यंग यूरोप और यंग इटली की अवधारणा प्रस्तुत की। सो गुसेपी मजीनी वॉज ए फिलोसफर एंड रिवोल्यूशनिस्ट। तो इसने इटली की यूनिफिकेशन में लोगों को, मिडिल क्लास पीपल को जागृत किया। यंग इटली का फाउंडर इसी को कहा जाता है। सो गुसेपी मजीनी, इट इज़ द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। वो ऐसा पेपर साइन कर रहा है। सो ए टॉल पर्सनालिटी गुसेपी मजीनी मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उस समय गुसेपी गैरीबाल्डी भी ने भी इटली के यूनिफिकेशन में मदद की। सो विक्टर इमैनुअल टू, जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था और उसका मंत्री, इन दोनों ने मिलकर इस इटली के यूनिफिकेशन को अंजाम दिया। दिस इज़ विक्टर इमैनुअल टू, सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था एंड ही ओनली यूनिफाइड इटली। इटली उस समय थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर यानी खलीफाओं के अंडर में था, थोड़ा ऑस्ट्रिया के अंडर में था, थोड़ा रोम के अंडर में था। तो उन सबको यूनिफाई करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल टू को मिली एंड विक्टर इमैनुअल टू लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो दिस इज द फोटो ऑफ विक्टर इमैनुअल टू, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था। एंड अल्टीमेटली ये यूनिफाइड इटली का भी किंग बना। इसका मंत्री दैट इज कैमिलो डी कावूर। ये बहुत चतुर मंत्री था और बाद में ये इटली का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना। सार्डिनिया पीडमोंट में ये मंत्री था विक्टर इमैनुअल का। दैट इज कैमिलो डी कावूर वाज द मिनिस्टर ऑफ विक्टर इमैनुअल टू। तो ये क्लेवर पॉलिटिशियन था और इसने इटली को यूनिफाई करने में मदद की। ये गैरीबाल्डी एक ट्रेटर था, ये लड़ाका था और इसने बहुत सारे क्षेत्र लोकल पब्लिक की मदद से जीत कर इटली में यूनिफाई किए। हॉल ऑफ मिरर्स में अल्टीमेटली इटली यूनिफाई हुआ और विक्टर इमैनुअल टू को राजगद्दी मिली। सो द प्रोक्लेम्ड एज फर्स्ट किंग ऑफ इटली। तो ये किंग बन गया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैमिलो डी कावूर बन गया। गैरीबाल्डी वाज एक बहुत वफादार व्यक्ति था, जिसने विक्टर इमैनुअल टू को यहाँ शूज़ पहनाते हुए दिखाया गया है कि कैसे वो बूट फिट कर रहा है। सो गैरीबाल्डी ने जो ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में रीजन में था अधिकार में, उसको स्वतंत्र कराया। एंड गैरीबाल्डी अलॉन्ग विद विक्टर इमैनुअल टू, दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग दैट। दिस इज़ अगेन द पिक्चर ऑफ गैरीबाल्डी, जो लोकल पीपल की मदद से उसने वहाँ पर इटली में यूनिफिकेशन कराया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द इटली, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये अलग अलग लोगों के शासन में था। ग्रीन ऑस्ट्रिया के अंडर में था, पिंक रोम के अंडर में था, चर्च के अंडर में, और ब्लू
वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर। बाद में सब यूनिफाई हो गया और अलग से जो दिखाया गया है वो सार्डिनिया पीडमोंट है जो साइड में दिखाया गया है। सो वो किंगडम ऑफ टू सिसलीज, सो इट वाज टू सिसलीज, अलग अलग सिटीज़ थे, उनका किंगडम है। एंड इट इज़ यूनिफाइड इटली, इट इज़ द 3D डायग्राम, द टोपोग्राफी ऑफ यूनिफाइड इटली। Now we will see how the Greek War of Independence has taken place. Ottoman Empire ने वहाँ पर 18,000 ग्रीक्स को, इनोसेंट ग्रीस को मार दिया गया। और ये रोमानियन पिक्चर से दिखाया जा रहा है कि ग्रीस पर कितना अत्याचार हुआ। ग्रीक ने पूरे यूरोप को ज्ञान दिया, इंटेलेक्ट दिया, कल्चर दिया, और अल्टीमेटली ग्रीक को ही ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। सो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस विद ग्रीक फ्लैग हैज़ टेकन प्लेस। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैज सपोर्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ Greece. This is Sultan of Ottoman Empire who was reigning on Greece, and Greek was freed by the help of English writer. तो एक इंग्लिश राइटर ने, इंग्लिश पोएट ने मदद की, पैसा इकट्ठा किया और बाद में उससे उसने लड़ाई की, वो मारा भी गया एंड बट उसने ग्रीक को आज़ाद कराया। द फ्रीडम और डेथ, सो सच वाज द वर्ल्ड ऑफ कल्वारीता ग्रीस। सो या तो आज़ादी चाहिए या मौत। दिस इज़ द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया और ग्रीक में लड़ाई भी की और ग्रीक को आज़ाद कराया। लॉर्ड बायरन। ग्रीक के लोगों ने, ग्रीक की ट्रूप्स ने यूरोपियंस की मदद से ऑटोमन एम्पायर के एक नेवल ट्रूप को जला दिया है। This is the burning picture of naval troop, a grand success of Greece. Now it is the allegory of the nation Greek, who is now, she is now ultimately freed. ऑटो ये ग्रीस के नए किंग बने ग्रीक के इंडिपेंडेंस के बाद। दिस इज़ ऑटोमन एम्पायर। इसने मोस्ट ऑफ द रीजन्स पर, बाल्कन स्टेट्स पर, ग्रीस पर, सब पर कब्जा कर लिया था और सुल्तान इसके राजा हुआ करते थे, खलीफा इसके राजा हुआ करते थे। ये हैब्सबर्ग एम्पायर है जो कि हंगरी, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया इन सब में फैला हुआ था। दिस इज़, ये ऑस्ट्रिया का एक मंत्री था, पॉलिटिकल लीडर। उसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस ने ही लीड किया था। सो दिस इज़ मेटरनिक, क्लेमेंस वैन मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का एक फॉरेन मिनिस्टर था जिसने ये बात कही थी। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन किस प्रकार से एकीकृत हुआ। Now Britain was unified with Scotland and Ireland. Ultimately North Ireland भी इसमें मिला। So तीनों के फ्लैग एक साथ बाद में मिला दिए गए। This is the national symbol of Great Britain, that God and my right. So God exist करता है और हमारे अधिकार भी, such is this. Now here we are seeing that इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड का झंडा मिला तो ये फ्लैग बना, और आयरलैंड का मिला तो ये बना। सो इट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ट्रीटी ऑफ यूनियन वाज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ मिले। ब्रिटानिया की हुकूमत उस समय वो पूरे वर्ल्ड में रेन कर रहा था, लगभग पूरी अर्थ उसके अंडर में थी। The same is shown by some painter in this, that all the deities, सारे देवी देवता उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और it is the Britannia. United Kingdom, this is the yellow portion in which Scotland, Ireland and England is known as the Great Britain of United Kingdom. Act of Union is signed between blue colored Scotland and the Lady of England. Now freedom struggle of Poland. पोलैंड रशिया के अंडर में था और रशिया ने पोलैंड के लोगों को पॉलिश लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया था। ये रशिया का निकोलस II है, उसने वहाँ के
चर्च को और पोप को बोल दिया था आप रशियन लैंग्वेज में बाइबल पढ़ोगे और पोलैंड की लैंग्वेज में नहीं पढ़ोगे, पोलिश लैंग्वेज में। दिस इज़ निकोलस II। इससे वहाँ के लोगों में एजिटेशन हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है, एंड अल्टीमेटली द पोलैंड में भी एक इंडिपेंडेंस के लिए वार शुरू हुआ। दिस इज़ द ऑरेंज कलर रशिया and Poland side by side. This is the Alexander II. So very lizard lifestyle was beared by the Russian kings, Tsar Nicholas and Alexander. Now this is the Poland. लाइट येलो कलर में पोलैंड दिख रहा है, तो पोलैंड का यूनिफिकेशन हो गया और अल्टीमेटली पोलैंड गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। वहाँ के पोप ने चोरी चोरी अपनी लैंग्वेज में लोगों को पोलिश लैंग्वेज में सिखाना जारी रखा। बाल्कन स्टेट, ये टोटल स्टेट ऐसा था जो माउंटेनियस रेंज से घिरा हुआ था और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ये रिमोट रीजन थे और यहाँ के लोग आपस में लड़ा करते थे क्योंकि एक दूसरे से टेरिटरी छीनने के लिए, और ऑटोमन एम्पायर खलीफा इन पर अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाता था क्योंकि आप इसकी टोपोग्राफी देख सकते हैं, अलग अलग रीजन माउंटेनियस रेंज से घिरे हुए थे। सो दे अल्टीमेटली ईजिली गॉट